हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां रात में बाइडेन से बात, सुबह पुतिन को मिलाया फोन। आखिर क्या है ये माजरा, बताएंगे क्या युद्ध रुकवा कर ही रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? बड़ी खबर दोस्तों। तो वहीं रशिया के बाद अचानक से पाकिस्तान पहुंचे चीनी पैदल सेना के कमांडर, भारत के खिलाफ रच दी बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ, तो वहीं बताएंगे। जिंदा रहना है तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। जी हाँ, पाकिस्तानी आर्मी पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद बीएलए की पाकिस्तान और चीन को बड़ी चेतावनी दोस्तों। तो वही बताएंगे 2015 की घटना को याद करके नेपाली पीएम ओली ने फिर उगला भारत को लेकर जहर, कहा हम भारत के सामने नहीं झुके। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों क्या है ओली के इस बयान के पीछे का सबसे बड़ा मंसूबा। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां रात में जो बाइडेन से हुई बात, सुबह पुतिन को मिला दिया पीएम मोदी ने फोन। क्या युद्ध रुकवा कर मानेंगे पीएम मोदी जी? बता दें, पिछले 2.5 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक किसी भी पक्ष ने हार नहीं मानी है। ना तो रूस ने जंग में स्पष्ट जीत हासिल की है और ना ही यूक्रेन ने हार माना है। इस जंग में दुनिया में स्पष्ट तौर पर 2 ध्रुवों में बटी नजर आ रही है। ऐसे में ये जंग कैसे रुकेगी कोई नहीं जानता। इस माहौल में अब सबकी उम्मीदें लगातार भारत से लगी हुई है। क्या वाकई भारत ये जंग रुकवा पाएगा? इसके बारे में कोई निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत खामोशी के साथ इस जटिल काम में जुटा हुआ है, जिससे एक उम्मीद बंध रही है। यूक्रेन के 1 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोमवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात की। यानी कि खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया था और अपनी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से अवगत कराया। दोनों शासन प्रमुखों में इस युद्ध में बढ़ रही जनहानि को देखते हुए इसे रुकवाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वहीं बांग्लादेश के हालात पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था की बहाली और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमले रोकने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सुबह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाकर उन्हें यूक्रेन यात्रा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन से रशिया यूक्रेन संघर्ष पर दृष्टिकोण और यूक्रेन की हालिया यात्रा से मेरी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान किया। संघर्ष के शीघ्र अस्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही दोनों देशों में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। अब ऐसे में माना यह जा रहा है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुलकर तो नहीं, लेकिन बैक डोर में इस युद्ध को खत्म करवाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। एकदम से पोलैंड से यूक्रेन का दौरा, यूक्रेन से वापस आते ही बाइडेन का फोन आना और बाइडेन के फोन के बाद पीएम मोदी जी का रशिया को फोन जाना, ये बहुत बड़े संकेत देता है दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी जी वाकई में अब हर तरीके से लग चुके हैं यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर। तो वहीं पर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत को शांति सम्मेलन के लिए नहीं कह सकते, वो तो खुद ही शांति सम्मेलन में जारी हुए साझा बयान में शामिल नहीं हुए थे। जी हां, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन से निकले ही थे और बदल गए जेलेंस्की के तेवर। जी हां, नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करके वापस लौट आए दोस्तों, लेकिन उनके इस दौरे की अब खूब बातें हो रही है। वैसे तो उनके दौरे के ऐलान से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि एक तो 1992 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन गया, दूसरी इसकी टाइमिंग, पीएम मोदी ऐसे समय पर यूक्रेन गए जब रशिया के साथ उसकी जंग चल रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी वापसी के लिए यूक्रेन से निकले तो जेलेंस्की ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो भारत को वाकई में असहज महसूस करवा देगी। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भारत में वैश्विक शांति सम्मेलन करने की बात कही थी, क्योंकि भारत एक बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि लेकिन हम ऐसे देश में शांति सम्मेलन के लिए नहीं कह सकते हैं जो पहले ही शांति सम्मेलन में जारी हुए साझा बयान में शामिल नहीं हुआ था। दरअसल दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति के लिए हुए सम्मेलन की बात कर रहे थे, जिसमें भारत ने साझा बयान से दूरी बनाई थी। अब ऐसे में जेलेंस्की का ये बयान देना वाकई में भारत को असहज तो कर सकता है। जब तक पीएम मोदी जी वहाँ थे जेलेंस्की ने ये बातें नहीं छेड़ी, लेकिन पीएम मोदी के वापस जाने के बाद ऐसी बातें कहना मीडिया से वाकई में ये दर्शाता है कि उनके मन में खोट तो जरूर है जेलेंस्की के मन में। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, रूस के बाद अचानक से पाकिस्तान पहुंचे चीनी पैदल सेना के कमांडर, भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश, बलूचों ने किया खूनी स्वागत। दरअसल चीन की जमीनी सेना के कमांडर जनरल ली कियाओ मिंग पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। सोमवार को पीएलए के कमांडर ली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान भारत को लेकर दोनों के बीच गंभीर बातचीत हुई। चीनी सेना के कमांडर जिस दिन पाकिस्तान पहुंचे, ठीक उसी दिन बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में कई जगहों पर भीषण हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को मारने का
का दावा किया। खुद पाकिस्तान की सरकार ने माना है कि 70 से ज्यादा लोग और सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान में ही ग्वादर बंदरगाह है जहां से चीन CPEC बना रहा है और $60 अरब का निवेश कर रहा है। इसी बलूचिस्तान प्रांत में बलूचों ने कई चीनी इंजीनियरों को मार दिया है। वे CPEC का कड़ा विरोध कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि बलूचों ने इन ताजा हमलों के जरिए भी चीन को बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। लेकिन दोस्तों, रूस के बाद अचानक से पाकिस्तान पहुंचे इस चीनी पैदल सेना के कमांडर के पहुंचने के बाद बलूचों ने वाकई में पाकिस्तानी सेनाओं की मौत की खबर सुना करके एक खूनी स्वागत किया है इस चीनी कमांडर का। दोस्तों, तो आपको बता दें, पाकिस्तानी आर्मी पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद BLA की पाकिस्तान और चीन को बड़ी चेतावनी कह दिया है, अगर जिंदा रहना है तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। जी हाँ, बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें BLA के एक लड़ाके ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये जमीन सिर्फ और सिर्फ उनकी है। चीन और पाकिस्तान इस धरती पर रुकेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान के लोग मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएं। BLA मजीद ब्रिगेड की ओर से चीन पाकिस्तान को यह बड़ी धमकी दी गई है। दोस्तों, तो वही बता दें, हम भारत के सामने नहीं झुके। जी हाँ, 2015 की घटना को याद कर नेपाली PM ओली ने फिर उगला जहर। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अपनी भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर का चीन प्रेम रह रहकर बाहर निकल रहा है। ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा की पुस्तक भू राजनीतिक और नाकाबंदी के विमोचन के अवसर पर देखने को मिला। ओली ने इस अवसर का इस्तेमाल भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए किया। कमल थापा ने 2015 में नेपाल की कथित भारतीय नाकेबंदी के दौरान विदेश मंत्री के रूप में काम किया था। उस वक्त KP शर्मा ओली ही प्रधानमंत्री थे। इस किताब में थापा ने उसी समय के अपने अनुभवों का सामना किया। खास बात यह है कि किताब में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की गई जबकि चीन की तारीफों के पुल बांधे गए। कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने कहा कि भू राजनीतिक हमारे वैध राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बारे में है। हमें अपने पड़ोसियों को अपनी चिंताओं और स्थितियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करते हैं। हम एक अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं, बुरे नहीं। ओली ने कहा कि नेपाल अपने पड़ोसियों से वैसा ही व्यवहार चाहता है जैसा वो उनके साथ करता है। हमें किसी एक पक्ष की ओर नहीं झुकना चाहिए और हमें अपने संबंधों में तटस्थता बनाए रखना चाहिए। ये शायद पहली बार था जब ओली ने सामान्य रूप से नेपाल की विदेश नीति और विशेष रूप से पड़ोस के बारे में विस्तार से बात की। तो वहीं दोस्तों, ओली ने कहा कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम भू राजनीति में चल रही अनिश्चितताओं के बारे में बहुत सचेत हैं। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं और अपने नागरिकों की भलाई के प्रति संवेदनशील है। 2015-16 की कथित भारतीय नाकेबंदी पर विचार करते हुए ओली ने कहा कि हमने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। हमें बहुत नुकसान हुआ और हमारे लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमने जो भी कदम उठाया वो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में था। ओली ने भू राजनीतिक शब्द के बार बार इस्तेमाल पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यह जिम्मेदारी से बचने का एक सुविधाजनक बहाना बन गया है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिका में बनी विशाल हनुमान मूर्ति, जिसके बाद मंदिर में घुसा कट्टरपंथियों का ग्रुप और फिर मचा दिया हंगामा। दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास शहर में बनी विशाल हनुमान जी की मूर्ति का कुछ स्थानीय संगठन विरोध करने में जुट गए हैं। रविवार को स्थानीय चर्च के कुछ सदस्य मंदिर परिसर में घुस गए और हनुमान जी की मूर्ति बनाने का विरोध करने लगे। मंदिर परिसर में घुसे करीब 25 लोगों ने ना तो सिर्फ हंगामा किया बल्कि वहां मौजूद लोगों को परेशान भी किया। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि मंदिर परिसर में घुसे लोग उसी चर्च के सदस्य थे जिनके नेता ने मूर्ति स्थापना का विरोध किया था। मूर्ति के पास पहुंचे लोगों ने अपने धर्म के मुताबिक पूजा करने लगे। मंदिर प्रशासन ने जब पुलिस बुलाने की चेतावनी दी तो ये लोग भाग निकले। दरअसल टेक्सास के शुगरलैंड का हिंदू समुदाय श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बनने का जश्न मना रहा है। हिंदू समुदाय ने ज्ञान, शक्ति, साहस और भक्ति के देवता के रूप में हनुमान जी को पूजा जाता है। एक तरफ मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो वहीं कुछ स्थानीय कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आ रहा है। इसी वजह से रविवार को मंदिर परिसर में हंगामा हुआ। अष्टलक्ष्मी मंदिर में ये मूर्ति $80 लाख की लागत से बनकर तैयार हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, यूनुस सरकार के खिलाफ क्यों फूटा अंसार फोर्स का गुस्सा, बांग्लादेश में फिर मच गया बवाल। जी हाँ, बांग्लादेश की स्थिति बीते कुछ महीनों से ठीक नहीं है। पड़ोसी देश में बड़े हिंसक प्रदर्शन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बन गई। स्थितियां सामान्य हो ही रही थी कि अचानक अंसार फोर्स ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है। बीते रविवार नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर अंसार फोर्स के सदस्यों का प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसमें कम से कम 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस प्रदर्शन ने बांग्लादेश को नई परेशानी में डाल दिया है। बांग्लादेश में अर्ध सैनिक सहायक बाल अंसार फोर्स के प्रदर्शन से हुई अशांति ने यूनुस सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार वैसे ही नाजुक स्थितियों से गुजर रही है और अंसार फोर्स के विरोध प्रदर्शन ने उस पर हथौड़ा मारने का काम किया। अंसार फोर्स की ओर से नौकरी के राष्ट्रीयकरण और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांगों ने सरकार को असमंजस में डाल दिया है, जिसके राजनीतिक और सामाजिक रूप से दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दें, चीन ने फिर दिखाई दादागिरी। दक्षिण चीन सागर में
फिलीपीन जहाज को खाद्य आपूर्ति से रोक दिया। जी हाँ, चीन ने 40 जहाजों के अत्यधिक बल प्रयोग से फिलीपीन के 2 जहाजों को दक्षिण चीन सागर में एक विवादित द्वीप पर मनीला के सबसे बड़े तटरक्षक जहाज को खाद्य एवं अन्य सामान की आपूर्ति करने से रोक दिया। फिलीपीनी अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद का ये ताजा मामला है। चीन और फिलीपीन ने सबीना शोल में सोमवार को टकराव के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। सबीना शोल एक निर्जन प्रवाल द्वीप है जिस पर दोनों देश अपना दावा जताते हैं और ये स्प्रेटली द्वीप समूह में विवाद का नया केंद्र बन गया है जो प्रमुख वैश्विक व्यापार और सुरक्षा मार्ग है। दोस्तों वहीं बता दें, जापान के हवाई क्षेत्र में घुसा चीन का जासूसी विमान 2 मिनट तक क्या करता रहा, ये दोनों देशों में बढ़ गया तनाव। दोस्तों चीन अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। एक बार फिर चीन ने एक ऐसी ही हरकत कर दी है जिस पर जापान ने आपत्ति जताया है। एक चीनी जासूसी विमान लगभग 2 मिनट तक जापान के हवाई क्षेत्र में देखा गया। जापान के शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा है कि एक दिन पहले चीनी सैन्य विमान ने कुछ समय के लिए जापानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। उन्होंने इस घटना को बिल्कुल अस्वीकार्य, क्षेत्रीय उल्लंघन और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हायाशी ने कहा कि सोमवार को एक चीनी Y9 टोही विमान कुछ समय के लिए जापान के दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र में घुस आया था। हवाई क्षेत्र में विमान के घुसते ही सेना को अपने लड़ाकू विमानों को वापस बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा यह पहली बार था जब जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स ने जापान के हवाई क्षेत्र में एक चीनी सैन्य विमान का पता लगाया। तो दोस्तों वहीं बांग्लादेशी मंत्री खालिद हुसैन ने अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान जिस हाल में रह रहे हैं, हमारे मुल्क में हिंदू कहीं उससे ज्यादा बेहतर हालत में है। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री खालिद हुसैन ने देश के अल्पसंख्यकों के हालात पर बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक ज्यादा भारत के अल्पसंख्यकों के मुकाबले बेहतर हालत में है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खालिद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति भारत के अल्पसंख्यकों से काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले छिटपुट हैं। खालिद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सरकार पर भरोसा है, इसलिए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ से एक भी हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत नहीं गया। ये इस बात का सबूत है कि हिंदू बांग्लादेश में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय भागकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, आखिर उस चीज का क्या? इन्होंने अपनी जुबान से ये बात तो कह दी कि हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बहुत सुरक्षित है बांग्लादेश में, लेकिन अगर उस बात का ये जवाब दे दे तो वाकई में हमें लगेगा कि वहाँ पर सब कुछ सही है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। जब बात बोलने का ही जमाना है, मुंह है तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास काउंटर करने के लिए कोई है नहीं कि आपसे कोई सवाल करेगा। इसका मतलब आप जो भी बोलेंगे वो सही हो, ये पॉसिबल नहीं। अगर आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, चंपई सोरेन 30 अगस्त को होंगे बीजेपी में शामिल। दिल्ली में अमित शाह जी से हुई मुलाकात। जी हाँ, चंपई सोरेन को लेकर हिमंत बिश्व शर्मा ने बड़ा अपडेट दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता ने कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की थी। वो आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। इस साल अक्टूबर से नवंबर के बीच झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की संभावना है। झारखंड के पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन सरकार में मौजूदा मंत्री चंपई सोरेन ने पिछले कुछ दिनों में अपने बागी तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि वो एक नया साथी तलाश रहे हैं। सोमवार को दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने भाजपा के कई बड़े नेताओं से बातचीत की थी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको भाजपा में शामिल होने के लिए हरी झंडी मिल गई है। हालांकि हेमंत के पोस्ट के बाद ये पक्का हो गया है कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके, वीडियो को समझ सके और खबरों के मुताबिक देश को प्रगति की ओर मोड़ सके अपने विजडम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।